नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो नंबर 3 है। और इसके पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने बात किया था अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये हमारा एक चैप्टर है मैक्रोइकोनॉमिक्स का, जो कि बोर्ड में कवर करता है ऑलमोस्ट 12 मार्क्स। और हम लोग ने कल इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जो करीब करीब सवा घंटा के आसपास लेक्चर था। उसमें मैंने लगभग सारे वो हेडिंग जो हमारे बहुत काम के थे, जिसको हमने जरूर से पढ़ने हैं, वो मैंने डिस्कस किया। बट अनफॉर्चुनेट ये था कि जो लास्ट हेडिंग हमारा था वो थोड़ा सा प्रॉपरली एंड अप नहीं हो पाया। और मैंने कहा था कि उस टॉपिक को हम दोबारा से बता देंगे अच्छे से जब मनी बैंकिंग पढ़ाएंगे। मुझे लगा कि भाई एक फ्लो बनेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो क्यों नहीं हम मनी बैंकिंग को ही आज कवर कर दें, ताकि उसी बहाने जो टॉपिक कल का रह गया था लास्ट के एंडिंग टाइम पे वो यहाँ पे कवर हो जाए। बट हम मिक्सअप नहीं करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो एक स्पेसिफिक चैप्टर को डेडिकेट रहे। तो ये जो वीडियो नंबर 3 है ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो वीडियो नंबर 2 था कल वाला, उसी का एक्सटेंशन है। मतलब कि इसका सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। कल का वीडियो जो था इसी चैप्टर का वो पार्ट 1 कह सकते हैं, और ये जो है वो पार्ट 2 कहलाएगा। ये बात अलग है कि जो हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं इस पूरे हेडिंग को हम यूज कर लेंगे मनी बैंकिंग के टॉपिक में भी, क्योंकि मनी बैंकिंग में सेम हेडिंग जितना मैंने आप बोर्ड पे बताने जाएंगे भी, वो सब कुछ उसमें ऐड रहेगा। बट हम लोग पहले क्या करते हैं, अगले आधे घंटे में इस पूरे अप्रोच को, जो कि हमारे कल के टॉपिक का, कल के वीडियो का लास्ट हेडिंग था, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब अच्छे से क्यों पढ़ने जा रहे हैं, रीजन क्या है कि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आया था, सैंपल पेपर में भी आ जाता है, एंड अगर नहीं भी आता है तो भी आपको समझना पड़ेगा ये टॉपिक 2 जगह पे है, मनी बैंकिंग में भी है और यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियस बात है किसी न किसी एक रेस्पेक्ट में तो आ ही जाता है। हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, बट एग्जाम में एक साथ इतना बड़ा हेडिंग पूरा एक बार में नहीं आता, वहां पार्ट वाइज आता है। जैसे यहाँ मैंने बहुत से नाम लिखे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन इस पे बन जाए या इस पे बन जाए या इन दोनों को मिला के बन जाए। तो जिस पे भी बनेगा हमें कम से कम उस स्पेसिफिक एक एक के बारे में पता होना चाहिए वो है क्या, एंड उसका जो चेन इफेक्ट है, मतलब जो इसका इंपैक्ट होता है हमारे पूरे इकोनॉमी पे, वो जानना होगा। थोड़ा ब्रीफ करते हैं, कल क्या पढ़े थे इस चैप्टर में। हम लोग ने कल ये जाना था कि एडीएएस, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट एंड इसका कंपोनेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है एंड सेविंग फंक्शन क्या होता है। हम चाहेंगे कि बाकी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार जरूर से कल वाला वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 2, उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि फ्लो बनेगा। अदरवाइज वो चीज थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाएगी, वो चल क्या रहा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट हाउ वी कैन डिराइव सेविंग फंक्शन या सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एक्स इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग क्या होता है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड सेविंग क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं अंडर शॉर्ट रन। किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में अगर हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करना है तो वो कैसे करते हैं। इसमें 2 अप्रोच मैंने कल बताया था, एक था एडीएएस और एक था एसएनआई अप्रोच, दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये सारे हेडिंग्स इसलिए मैंने बताया था कल बिकॉज इन सभी में से किसी भी 1-2 टॉपिक के एग्जाम में आ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो
पेन कॉपी लेके बैठिए, इन सब चीजों को जो मैंने कल बताया था उसको दोबारा लिख के पढ़िए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज वो सिर्फ माइंड में इमेज बन के रह जाएगा, एग्जाम टाइम पे सब भूल जाएंगे या फिर सब मिक्सअप कर देंगे, यहाँ का वहां 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 लिख देंगे। तो समझदारी होता है कि जो चीज जब बता रहे हैं उसको उसी वक्त पेज पे लिखिए, अपने हाथों से लिखिए, और उसके बाद अपने उसी हाथों से लिखे हुए कंटेंट को रीड करिए, तब जाके वो माइंड में बैठता है कि वो था क्या। अब इतना कुछ बताने के बाद जो हमारा सबसे मेन हेडिंग था, लास्ट हेडिंग, दैट इज कौन सा था ये चीजें हम लोग डिस्कस ना कल किए थे। इसके अलावा मैंने फॉर्मूला भी डिस्कस कर थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन फॉर्मूला हम दोबारा पढ़ाएंगे जब न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मूले के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था अगर हमारे देश में डेफिसिट डिमांड है या फिर एक्सेस डिमांड है, जो मैंने यहां हेडिंग लिखा भी है, तो इन दोनों सिचुएशंस में से किसी एक को हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये पूरा हमारा एक चैप्टर है, डेफिसिट डिमांड या एक्सेस डिमांड कोई एक कंट्री में हर बार हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे कोविड टाइम पे क्या था, डेफिसिट डिमांड था। कोविड के 1.5-2 साल बाद की कंडीशन क्या था, एक्सेस डिमांड था कि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं। कोविड टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, लोगों का इनकम नहीं हो रहा था, तो डेफिसिट डिमांड चल रहा था, मतलब देश में एक ऑप्टिमम डिमांड नहीं था, लोग डिमांड नहीं कर रहे, उनके पास पैसा भी नहीं था और सबसे इंपॉर्टेंट वो डिमांड क्या करेंगे जब वो घर बैठा उनको है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो सिचुएशंस हैं ये हमारे देश के लिए एक तरीके से ऑल टाइम रहता ही रहता है। कभी भी कोई इकोनॉमिक बैलेंस नहीं होता कि मतलब जितना डिमांड एग्रीगेट होने का चांसेस है उतना सप्लाई भी हो जाएगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें कि दोनों आपस में बराबर इक्वल होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, तो अनबैलेंस रहता है। तो अनबैलेंस में क्या होगा, या तो एक्सेस होगा या डेफिसिट होगा। तो हमें दोनों में से एक को पढ़ना है। हम क्या करेंगे आज, आउट ऑफ दीज टू हम किसी एक को फोकस करते हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे एक्सेस को और एक्सेस डिमांड बताते बताते हम उसी में बाद में एंडिंग में ब्रीफ में ये बताएंगे कि किस तरीके से एक पढ़ने के बाद दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। इसको हम एक बार कोरिलेट कर देंगे, बिकॉज जो यहां बताएंगे उसी का ठीक अपोजिट यहां रहेगा। हालांकि एक जगह का अपोजिट नहीं रहेगा, वो कहां पे बताएंगे उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल एक्सेस डिमांड हम लोगों ने कल पढ़ा था, वैसे ऐसा नहीं मैंने कल टॉपिक पूरा स्किप किया था। एक्सेस डिमांड का हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, मतलब उसको थोड़ा सा कंक्लूड करें पहले कल के क्लास के लेक्चर को। तो हमने इसके पहले डायग्राम को देखा था, जिसमें क्या होता है ये हमारा था एस, जिसको हम वाई कहते हैं, वाई कर्व, मतलब ये हमारा नॉर्मल सी कर्व, नॉट सी कर्व, एडी कर्व, जिसमें सी जुड़ा होता है, ठीक। उसके बाद एक्सेस का मतलब क्या होता है, डिमांड का ज्यादा होना, मतलब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो गया है, इंक्रीज कर गया है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। कंट्री में सप्लाई जितना होने का गुंजाइश है एग्रीगेट अमाउंट में सप्लायर्स के थ्रू, उससे ज्यादा डिमांड का गुंजाइश बन रहा है। तो ऐसे केस में जो एडी का फिगर है वो ऊपर बन जाता है इस तरीके से। अब ये जो एक गैप बना एक्सेस की वजह से, जिसको हमने कल कहा था इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब देश में एक इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि गुड्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज मतलब महंगाई आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, तो जो बेचने वाले हैं उनके पास एक मौका मिल जाता है कीमतों के दाम बढ़ाकर अधिक प्राइस चार्ज करके ज्यादा कमाने का। तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी प्रोडक्ट का सप्लाई या स्टॉक लिमिटेड है या लिमिटेड रहने वाला है, लेकिन डिमांड बढ़ के आने वाला है, तो जो बेचने वाले हैं वो प्राइस को बढ़ा देते हैं ज्यादा अर्निंग, ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तो ये सिचुएशन बन जाता है। कल मैंने इसका कुछ रीजन बताए थे कि ऐसा क्यों होता है। जो भी मैंने कल रीजन बताए थे उसको कल की वीडियो जाकर देखिएगा, जिसमें कि लोग ज्यादा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करता है, गवर्नमेंट टैक्स कम इम्पोज करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इंपोर्ट घट जाता है, गवर्नमेंट ज्यादा न्यू करेंसीज को प्रिंट कर देता है, ऐसे तमाम रीजंस थे। तो उन सारे रीजंस को कंक्लूड करें तो उसमें मेन चीज क्या निकलता है कि एक्सेस डिमांड का सबसे जो रूट कॉज है हमारे देश में, कि अगर लोग डिमांड को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस मतलब ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड को ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका जो रूट कॉज है वो एक ही है, वो है कि उस देश में लोगों के पास ज्यादा मनी अवेलेबल हो गया है, मतलब ज्यादा वो पैसा खर्च करने का इच्छा रख रहे हैं।
मतलब वो अपने खर्च को बढ़ाना चाहते हैं। अब कोई भी अपना खर्च क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसके पास पैसा आ जाता है, तभी वो डिमांड भी करता है एक्सेस करके। इसका मैंने कल एग्जांपल दिया भी था, अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपए है तो हम 100 रुपए के बराबर तक का डिमांड करेंगे, लेकिन मेरे पॉकेट में अगर 1000 रुपए आ जाए तो नो डाउट इन दैट हम 1000 रुपए के बराबर तक डिमांड करेंगे। इसका मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल बच्चों को भी दिया है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमें घर से पैसा मिलता है 5 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए, तो हमारा जो पूरा डिमांड करने का पैटर्न होता है वो बेसिकली उस 50 रुपए के आसपास ही भटकता रहता है। हम कभी भी उस 50 रुपए के बेसिस पे जाके पिज्जा नहीं खरीद देते, मुझे पता हो कभी खरीद भी नहीं पाएंगे, तो कभी वो बच्चा सोचता भी नहीं है। लेकिन जहां उसके पास 500, 1000, 5000 रुपए आना शुरू हो जाता है ना, जिस भी तरीके से आना शुरू होता है, तब वही बच्चा पिज्जा छोड़ो फिर बहुत कुछ खरीदना शुरू कर देता है। दैट मीन्स कि जब इनकम बढ़ेगा, जब पैसा हाथ में आएगा, तो नो डाउट हम डिमांड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड, तो उसका मेन कारण ये है कि मनी का सप्लाई, मनी का अवेलेबिलिटी, कहां पे? मनी का सप्लाई किसी इकोनॉमी में जब बढ़ जाता है मनी सप्लाई जब किसी इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो जाहिर सी बात की अच्छी चीज तो है नहीं, बिकॉज ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, महंगाई क्रिएट कर रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगा ना इसको सही करना, कंट्रोल करना। गवर्नमेंट भी चाहेगा और गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई, जो कि हमारे देश में मनी सप्लाई को ही रेगुलेट करता है। हमारे देश में कितना पैसा होना चाहिए, ज्यादा कम जो भी, उसको रेगुलेट, मॉनिटर, सुपरवाइज, कंट्रोल, इंस्पेक्ट, ये सब कुछ आरबीआई करता है। तो किसी देश में एक्सेस डिमांड ज्यादा देर तक रहना या ज्यादा लंबे समय तक रहना ये अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के ठीक है या एक अफोर्डेबल भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर है तो वो दिक्कत है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। ज्यादा एक्सेस डिमांड अगर है तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता, वो हमारे कंट्री के ग्रोथ को रोक देता है। तो ऐसे केस में बेहतर क्या है, इसको कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो चीज ज्यादा है उसको कम कर दो। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो कुछ भी करके मनी सप्लाई घटाया जाए। तो कुछ भी मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, चाहे वो गवर्नमेंट निकाले, चाहे वो आरबीआई निकाले, इसको घटाया जाए। तो मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें गवर्नमेंट का बताया था कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है। तो गवर्नमेंट की पहले बात करें, रिवाइज करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तो ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट की जो मेजर्स होते हैं जो वो यूज करता है एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, मतलब सही करने के लिए, तो उनके पास जो भी टूल्स हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उन टूल्स को हम बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। क्या बोलते हैं? फिस्कल मेजर्स। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द वेरियस फिस्कल मेजर्स व्हिच कैन बी ऑप्टेड टू रिड्यूस द एक्सेस डिमांड, तो ऑब्वियस सी बात है फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ऑप्ट करता है। तो मतलब इन दोनों का कनेक्शन है, मिक्सअप नहीं करना है, मतलब उसको अलग ना समझना। तो होता क्या है ना, फिस्कल में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट की हम उन पॉलिसीज की बात करेंगे जो बेसिकली एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट के रिसीट से जुड़ा हुआ है, मतलब इनकम से या फिर एक्सपेंडिचर से जुड़ा, वो सारे मेजर्स गवर्नमेंट के फिस्कल मेजर्स में कहलाते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैंने कल बताया था कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम कर दे, गवर्नमेंट खुद कम खर्च करेगा, तो गवर्नमेंट जो खर्च करता है वो पैसा अल्टीमेट इकोनॉमी में आ जाता है। जो पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करेगा वो पैसा अल्टीमेटली कंट्री में आएगा, कंट्री के लोगों के पास चला जाएगा, और जितना पैसा लोगों के पास जाएगा तो वही फिर दिक्कत आएगा एक्सेस डिमांड वाला, क्योंकि उनके पास पैसा पहुंच जा रहा है। तो गवर्नमेंट अगर अपना स्पेंडिंग ही कम कर दे, मतलब ज्यादा खर्च ना करे, तो ऑब्वियस ही बात है कम से कम एडिशनल और पैसा तो लोगों के पास नहीं जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग, जिसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको रिड्यूस कर दे। दूसरा, गवर्नमेंट जो टैक्सेस है उसको बढ़ा दे। टैक्सेस भी सबसे फिस्कल मेजर्स में आता है, फिस्कल पॉलिसीज में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए टैक्स रिसीट में आता है, ये सब पढ़ाई गवर्नमेंट बजट में। तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, इससे क्या होता है कि जो टैक्सेस का बढ़ने से क्या होगा ना, कि जो लोग हैं उनके पास जो पैसा अवेलेबल है, गवर्नमेंट जब ज्यादा टैक्स इंपोज करेगा तो गवर्नमेंट उनके उस इनकम का ज्यादा हिस्सा खुद ले रहा है, तो उनके पास पैसा ही कम बचेगा। तो ऑब्वियस ही बात है पैसा कम बचेगा तो लोग भी डिमांड कम करेंगे, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकता है। ये सब जितने पॉइंट बता रहे हैं ये फिस्कल मेजर से तहत हैं और एक्सेस डिमांड को रिड्यूस मतलब सही करने के मोटिव से लिया जा रहा है। अभी हम इसकी बात भी नहीं की है डेफिसिट डिमांड का, कंफ्यूज मत होना। और क्या हो सकता है,
गवर्नमेंट जो सब्सिडीज अभी तक लोगों को दे रहा था वो देना बंद कर दे, ना दे, या फिर इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। सब्सिडीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट छूट दे देता है बहुत जगह पे, जैसे कोई चीज 100 रुपए का था, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है उसमें से 20 रुपए हम बियर कर लेंगे, आप 80 बच दीजिए। तो इससे हुआ ये कि भाई उस इंसान को पूरा 100 नहीं देना पड़ा, 80 देना पड़ा, तो उसके हाथ में 20 रुपए बच गया, वो कहीं और उसको डिमांड कर सकता है। बट गवर्नमेंट अगर वो सब्सिडीज ना दे, वो कहे भाई पूरा अपना 100 खर्च करिए, हम सब्सिडीज नहीं देंगे, तो इससे होगा क्या, लोगों के पास जो पैसा 20 रुपए बच जा रहा था, जिसकी वजह से वो डिमांड बढ़ा दे रहे थे आगे चल के, ऑब्वियस ही बात है वो 20 रुपए नहीं बचेगा तो डिमांड भी कम होगा। और जिन बच्चों को ये लग रहा है सर आप 20 पे ही बात कर रहे हो तो इसमें क्या ही बड़ी बात है, ये मैंने एग्जांपल एक कॉन्टेक्स्ट में दिया, एक छोटा एग्जांपल दिया, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं कंट्री के 140 करोड़ लोगों से ना, तो ये फिगर बढ़ जाता है। किसी कंट्री में 0.01% का भी चेंजेस करना उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं फिगर्स में तो बहुत बड़ा अमाउंट निकलता है करोड़ों में फिर। तो इसीलिए किसी भी फिगर को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब्सिडीज गवर्नमेंट ना दे ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा कम कर दे। गवर्नमेंट और भी बहुत सारे काम कर सकता है कि जैसे वो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग कब से किया जा रहा था, इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट न्यू करेंसीज को प्रिंट करता है। गवर्नमेंट को न्यू करेंसीज को प्रिंट बिल्कुल भी ना करे जब तक मतलब बहुत जरूरत ना पड़ जाए। जैसे कोविड टाइम पे क्या था, सबने कहा भाई न्यू करेंसी प्रिंट करी, गवर्नमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट जानता था एक बार करेंसी प्रिंट हो गया और कंट्री में चला गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड एक्सेस हो जाएगा, तो फिर इसको वापस सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यू करेंसीज को प्रिंट करने से बचना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए, क्योंकि न्यू करेंसी एक बार प्रिंट हो जाता है तो कंट्री में चला जाएगा और उसको वापस निकालना इतना आसान नहीं होता। तो बेहतर है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किया ही ना जाए, न्यू करेंसी को प्रिंट किया ही ना जाए। ना न्यू करेंसी प्रिंट करेंगे, ना ही लोगों के बीच में एडिशनल मनी सप्लाई बढ़ेगा, और ना बढ़ेगा तो ना एक्सेस डिमांड होगा। तो ये बेसिक पॉइंट मैंने लिखा है। इसके अलावा बहुत और पॉइंट हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अपना डिसइन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि अपने ही इन्वेस्टमेंट को डिस मतलब होता वापस लेना। जैसे मान लेते गवर्नमेंट ने अपना कोई एक शेयर्स किसी दूसरे कंपनी, गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदा है या उसके पास पहले से रखा हुआ था एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस शेयर्स को मार्केट में आके बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब बेचेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक मिनट, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है, इससे ये होगा ना कि जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो लोगों के पास जो पैसा था, गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास ले लेगा डिसइन्वेस्टमेंट करके। या गवर्नमेंट एक काम और कर सकता है कि पब्लिक बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट लोगों से पैसा मांग लेगा कि भाई आप मुझे पैसा दीजिए। अब लोग फ्री में नहीं देंगे, गवर्नमेंट उनको लुभाने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको अच्छा खासा देगा कि भाई आप मुझे 100 रुपए दीजिए, आपको मार्केट में अगर बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है 100 रुपए पे, आपको हम 15% देंगे। तो भाई लोगों को तो मतलब प्रॉफिट से है, तो अपना पैसा दे देंगे गवर्नमेंट को। कभी भी पैसा गवर्नमेंट के पास अगर चला गया तो उसको उस पैसे को हम इकोनॉमी से बाहर मान लेते हैं फिर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग कर ले, उनका पैसा खुद ही मांग ले, उनके पास पैसा रहने ना दे, या गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करे, अपने ही असेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दे, सेल कर दे। तो सेल करने से क्या होता है कि वो जो सिक्योरिटीज है वो चला जाएगा लोगों के पास और लोगों का पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो ये बहुत सारे तरीके जो गवर्नमेंट फिस्कल मेजर्स के तहत ले सकता है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, बिकॉज 3-4 पॉइंट एग्जाम में सफिशिएंट लिखने के लिए, अगर 3 मार्क्स का आता है तो ये तो गवर्नमेंट ले सकता है एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए। व्हाट अबाउट जो आरबीआई लेता है, जो मेजर्स आरबीआई ऑप्ट करता है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स। क्या कहते हैं, मॉनेटरी मेजर्स। बट मॉनेटरी मेजर्स में जाने से पहले एक छोटी सी बात, मैंने अभी जस्ट एक बात कहा था शुरुआत में, जो हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड में उसी का ठीक रिवर्स किसमें होता है, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड हम याद रख सकते हैं अगर मुझे एक्सेस डिमांड की बातें याद है तो। जैसे कि डेफिसिट डिमांड में होता क्या है कि मार्केट में डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड वो कम हो गया है, मतलब कि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो
तो ऑब्वियस बात है उनको डिमांड करने पे मजबूर करना है, डिमांड करिए आप लोग। कि जिस जगह पे, जिस कंट्री में डिमांड डेफिसिट होता है ना, उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी सिचुएशन, मतलब वहां पे महंगाई नहीं, उल्टा और डाउनफॉल हो रहा चीज है। तो डेफिसिट तब होगा जब उनके पास मनी नहीं है, मतलब कंट्री में मनी सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब होता है डेफिसिट डिमांड। अब कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहता है कि मनी सप्लाई अगर कम है डेफिसिट डिमांड के अंडर में, उसको इंक्रीज करना है, तो लॉजिक क्या बोलेगा, लॉजिक भी क्या समझ सकते हैं हम लोग, जो भी ये पॉइंट उसको रिवर्स कर दें, बिकॉज अल्टीमेटली जितने पॉइंट थे ये बेसिकली पॉइंट थे एक्सेस डिमांड के, जहां पे मोटिव क्या था कि एक्सेस डिमांड को सही करना है, मोटिव क्या था कि मनी सप्लाई को डिक्रीज कराना है अंडर एक्सेस डिमांड। लेकिन अब जब डेफिसिट डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें मोटिव क्या रहेगा, उसमें हमें मार्केट में लोगों के पास पैसा पहुंचाना है। तो कैसे पैसा पहुंचेगा, इन सबको रिवर्स कर दो। कैसे, गवर्नमेंट अपना ये सब जितने पॉइंट थे ये बेसिकली था फॉर एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अब जो बातें बता रहे हैं, जैसे हमारी स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा दे, ज्यादा खर्च करे, तो लोगों तक पैसा अधिक पहुंचेगा। जब लोगों तक पैसा अधिक पहुंचेगा तो नो डाउट डेफिसिट डिमांड सही हो जाएगा, उन तक पैसा पहुंचेगा, वो डिमांड करना शुरू कर देंगे। या फिर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा इंपोज ना करे, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज अधिक दे, गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ज्यादा करे, गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट कर सकता है, गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को ना बेचे, क्योंकि ज्यादा बेचेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि लोगों को पैसा गवर्नमेंट पास आ जा रहा है, जब गवर्नमेंट बेचेगा ही नहीं तो लोगों का पैसा लोगों के पास रह जाएगा, तो कम से कम मनी सप्लाई घटेगा नहीं। गवर्नमेंट पब्लिक बोर्विंग भी ना करे, क्योंकि जब पैसा गवर्नमेंट खुद ही ले लेगा लोगों का, तो लोगों के पास पैसा बचा कहां, तो वो कैसे डिमांड करेंगे। तो ये जो पॉइंट है जो मैंने ग्रीन से लिखा आगे में, ये बेसिकली डेफिसिट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, मतलब सही करने के लिए, रिड्यूस मतलब सही करने के लिए, डेफिसिट डिमांड को ये करेक्ट करने के लिए था, ये भी करेक्ट करने के लिए था। मतलब देश में अगर डेफिसिट डिमांड है उसको सही करना है तो ये कर सकते हैं, अगर एक्सेस डिमांड ये कर सकते हैं, हेडिंग सेम रहेगा, बस दोनों का कॉन्सेप्ट अपोजिट था, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा एक पढ़ेंगे दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहां रिवर्स बता दिया, यहां रिवर्स नहीं बताएंगे, यहां हम पूरा फोकस करेंगे एक्सेस डिमांड के बेसिस पे। आप लोग को समझना पड़ेगा कि भाई जो यहां मैंने बताया एक्सेस डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में, उसी का रिवर्स हो जाएगा डेफिसिट डिमांड, तो उतना लॉजिकली समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट वाला। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आरबीआई क्या तरीका निकाल सकता है उसी एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए, क्योंकि कंट्री में अगर एक्सेस डिमांड है जिसका मतलब क्या होता है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई भी कुछ तरीका अपना सकता है चीजों को सही करने के लिए। हालांकि एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई के जो टूल्स हैं वो एग्जाम में ज्यादा आता है, गवर्नमेंट वाले थोड़ा कम आते हैं। तो आरबीआई के पास जो मेथड है एक्सेस डिमांड या डेफिसिट, किसी एक को हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, किसी एक की बात हो रही है, तो जो भी कंडीशन कंट्री में है उसको सही करने के लिए आरबीआई के पास जो टूल्स हैं उसको बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स या मॉनेटरी टूल्स, जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर में दो चीज आती है, एक आता है क्वांटिटेटिव, एक आता है गलत लिखा ये होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों में क्या फर्क है? इस वाले में आरबीआई कुछ ऐसा तरीका निकालेगा जिसके थ्रू डायरेक्टली मनी सप्लाई को आरबीआई या तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए, अंडर दिस टूल आरबीआई उन तरीकों को अप्लाई करता है जिसके बेसिस, जिसके मदद से कंट्री का जो मनी सप्लाई है, जिसकी वजह से ही एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड हो रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा मनी सप्लाई है तो एक्सेस डिमांड, मनी सप्लाई कम है तो डेफिसिट डिमांड। तो ऑब्वियस ही बात है उसी मनी सप्लाई को डायरेक्टली इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ये पॉसिबल हो पाता है आरबीआई के थ्रू बाय दीस टेक्निक्स या दीस टूल्स। उसी मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज नहीं, यहां तो तुम सीधा उसके अमाउंट को चेंज कर दे रहे हम लोग, ठीक है ना, मनी सप्लाई के अमाउंट को चेंज करना, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करना, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। लेकिन मनी सप्लाई के अमाउंट को
चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पे उसके डायरेक्शन को बदलना। डायरेक्शन को बदलने का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जितना अभी मनी सप्लाई है वो उतना ही रहेगा, सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे देश में जो सेक्टर्स हैं 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मान लेते हैं हमारे देश में टोटल 100 रुपए है, ठीक है। तो 100 रुपए अभी है, माने 100 ऐसे बटा हुआ है, यहाँ है 30 रुपए, यहाँ है 20 रुपए, यहाँ है 50 रुपए, मतलब ऐसे पैसा बटा हुआ है तो तीनों इकोनॉमी में। अगर आरबीआई अपने इस वाले टूल को इस्तेमाल करता है, दैट इज क्वालिटेटिव, तो इसमें क्या होगा, ये जो 100 रुपए ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब कि उस पैसे का जो बंटवारा है इन 3 जगह पे, वो आपस में बदल जाएगा। हो सकता है आरबीआई कुछ ऐसा दिमाग लगा दे कि यहां जो 30 रुपए है उसको यहां ले गया, यहां 10 बढ़ा दिया, और यहां जो 50 है यहां से यहां ले गया, यहां भी 10 बढ़ा दिया। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि अब यहां रह गया 20 रुपया, यहां रह गया 40, यहां रह गया 40। तो आरबीआई ने क्या किया, सिर्फ उसका जो डायरेक्शन है मनी सप्लाई को बदल दिया, और इससे होगा ये कि यहां पे एक्सेस डिमांड था बिकॉज लोगों पास ज्यादा पैसा था, वो यहां शिफ्ट हो गया, यहां भी एक्सेस था, यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे डेफिसिट था, वो बढ़ गया। तो इस तरीके से आरबीआई का तरीका लगाता है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। अभी कैसे करता है, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है, अभी चारों बात करेंगे। ये तो था क्वालिटेटिव, तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव, बड़ा सिंपल है, इसमें जो जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगा, इस तीनों में अगर 30, 20, 50 मैंने लिखा है तो आरबीआई कुछ ऐसा तरीका निकालेगा जिसके बिहाफ पे 100 जो है 100 का 90 हो सकता है, या 100 का 120 हो सकता है, मतलब घट जाएगा या बढ़ जाएगा। अभी कैसे होगा वो यहां पूरा बताने जा रहा है। तो ये तो दोनों टूल्स के बेसिक नाम थे। अब सवाल आता है कि तरीका होता कैसे है। आरबीआई के पास बहुत से तरीके हैं। अगर हम पहले शुरुआत करें क्वांटिटेटिव से, बिकॉज एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम है। तो लिखा मैंने क्या क्या है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एलआरआर, जिसका फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर रेशियो, बॉस नाम है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो, जो भी समझते हैं। तो इतने टूल्स हैं अंडर दिस। इसमें कितने लिखा मैंने, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसको हम एक नाम और बोलते हैं क्रेडिट सीलिंग, और मोरल सॉल्यूशन एंड डायरेक्ट एक्शन। ठीक, तो ये हमारे पास इतने तरीके, हमको सब पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीजों को बताएंगे अभी फिलहाल विद ओनली कॉन्टेक्स्ट टू एक्सेस डिमांड, कि अगर देश में एक्सेस डिमांड है, मतलब ज्यादा डिमांड मार्केट में है, तो क्या करे ऐसा कि ये सब सही हो जाए। एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमको मनी सप्लाई जो अभी इंक्रीज चल रहा है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इन सब में ऐसा क्या करे, तो पहले नाम शुरू करता है। पहला नाम क्या है, रेपो रेट। अब रेपो रेट और दूसरा क्या नाम था, बैंक रेट। इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो क्या फर्क है, ये होता है फॉर शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, ये होता है फॉर लॉन्ग पीरियड। दोनों काम एक जैसा होता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आरबीआई है और ये कॉमर्शियल बैंक है, मतलब बैंक, सिंपल होगा क्या ना, पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन तो बैंक का है, ठीक, आरबीआई का कनेक्शन इनसे तो है नहीं, पब्लिक से, लेकिन पब्लिक आरबीआई इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इनके अंदर चेंजेस कर सकता है ताकि यहां पे इसका इंपैक्ट दिखे। इनके पास फिलहाल एज पर एक्सेस डिमांड, इनके पास फिलहाल क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा है, किसके पास, पब्लिक के पास, और आरबीआई चाहता है उस मनी सप्लाई को कम करना, डिक्रीज करना। तो अब समझिए पहले है क्या, शुरुआत इससे करते हैं, रेपो रेट से। तो रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जो कि इंटरेस्ट होता है, एक ऐसा रेट शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जिस रेट पे आरबीआई इनको लोन देगा और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। एरो ध्यान देना है कि लोन आरबीआई देगा और बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, और जो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा उसी को बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन
ये रेपो रेट तब कहलाएगा जब शॉर्ट के लिए, मतलब कम समय के लिए। यही अगर आरबीआई उनको लोन दे रहा है और ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन ये बैंक रेट कराएगा कब, जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा। तो मीनिंग वही है कि दोनों ही केस में आरबीआई लोन दे रहा है फॉर शॉर्ट पीरियड, तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करेगा बैंक वो रेपो रेट, आरबीआई लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड, तो जिस पे इंटरेस्ट पे करेगा बैंक वो बैंक रेट कहलाएगा। अब समझते हैं बात को, बैंक लोन लेता क्यों है? हो सकता है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बैंक चाहता है कि उस पैसे के बाद पैसा उसके पास अगर आ जाए तो वो लोगों को देगा एज ए लोन के फॉर्म में, मतलब बैंक इनको लोन देगा, ठीक है, और फिर बैंक उनसे इंटरेस्ट मांगेगा, चार्ज करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा वो उतना पैसा आगे फॉरवर्ड कर देगा पब्लिक के पास। अब दिक्कत ये है कि ऑलरेडी एज पर एक्सेस डिमांड लोगों के पास ज्यादा पैसा पहले से है, तो अगर बैंक उनको और लोन दे दिया तो कंट्री में मनी तो और बढ़ जाएगा, तो एक्सेस डिमांड और बढ़ जाएगा। तो मोटिव क्या होना चाहिए आरबीआई का कि भाई बैंक उनको और लोन ना देने पाए, ठीक है। अब दिक्कत ये होता है ना कि ये जो बैंक है ना, इनको सिर्फ मतलब प्रॉफिट से है, तो ये तो चाहे भाई और लोन दे दे तो ये क्या करेंगे, ये आरबीआई से पैसा मांगने आएंगे कि भाई आप मुझे लोन दीजिए। अब दिक्कत ये है कि जो आरबीआई ना वो इनको लोन देने से डायरेक्टली मना नहीं कर सकता। आरबीआई भी जानता है कि हम अगर जहां लोन दिए हैं तो बैंक बड़ा दिमाग रखते हैं, उसका क्या करते हैं, उस लोन को खुद के पास ना रखते हुए तुरंत आगे देंगे लोन के फॉर्म में और उनसे इंटरेस्ट मांग लेंगे। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका आगे लोन देने से क्या हो रहा है, मनी सप्लाई और बढ़ने वाला है, और ये आरबीआई इनको डायरेक्टली मना भी नहीं करेगी लोन देने से। तो होगा क्या, मान लेते हैं अभी फिलहाल नॉर्मल रेट था 10%, ठीक है, कि मतलब आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को और बैंक उसके बदले 10% का रेपो रेट पे कर दे रहा है, या बैंक रेट भी 10% लेते हैं। अब जब वही पैसा बैंक, मान लीजिए लोन कितना लेते हैं 1000, वही बैंक इनको जब देगा पब्लिक को तो उनसे मांग लेगा 15%, एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसमें बैंक कमा लिया 5% और सब हिसाब चल रहा है। लेकिन अगर आरबीआई चाहता है कि वो पैसा आगे ना जाने पाए, 1000 रुपया आरबीआई को बैंक को ना देना पड़े, तो आरबीआई क्या करेगा, बहुत कॉमन सेंस है, इन दोनों हिसाबदार है, आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, जो भी 10% है उसको वो कर देगा 20%। इसका मतलब क्या निकला कि अब जब आरबीआई उनको 1000 रुपया देगा तो बैंक को उसके बदले 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि बैंक को वो 1000 रुपया आरबीआई से मांगना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अगर 20% बैंक खुद देगा आरबीआई को इंटरेस्ट उस 1000 रुपए पे, तो जब वही 1000 बैंक पब्लिक को देगा तो ना चाहते हुए भी बैंक को पब्लिक से कम 25% तो मांगना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि उसको अपना 20% कवर अप भी करना है और थोड़ा कमाना भी है, तो 25% पब्लिक से मांगेगा। अब इमेजिन करो कि भाई कोई पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं कि वो 1000 रुपए के लोन पे 25% इंटरेस्ट देगा, तो इसका मतलब जो पब्लिक है वो डिमोटिवेट हो गया, और डिमोटिवेट जहां हुआ कॉमर्शियल बैंक के 25% इंटरेस्ट मांगने पे, जहां पब्लिक डिमोटिवेट हुआ, तो वो जो पब्लिक है वो बैंक से 1000 मांगेगा ही नहीं, और जब 1000 बैंक से मांगेगा नहीं तो बैंक भी बेवकूफ नहीं कि वो बेवजह क्यों 1000 मांगेगा आरबीआई से, क्योंकि बैंक को पता है मैंने 1000 ले लिया 20% के रेट पे और आगे पब्लिक ले ही नहीं रहा है, तो इसका घाटा हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, 1000 मांगेगा नहीं, और जब मांगेगा नहीं तो जो पैसा 1000 आरबीआई के पास था वो क्या आगे गया, नहीं गया। इसका मतलब आरबीआई ने क्या किया, सिर्फ रेपो रेट को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो लोन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी था किसका, कॉमर्शियल बैंक का, वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि अब कोई भी कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं लेना चाहता, किससे, आरबीआई से। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो पब्लिक बोरोविंग है, मतलब जो पब्लिक है जो उसको लोन दिया जा रहा था कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, वो डिक्रीज, मतलब उनके पास एटलीस्ट एक्स्ट्रा और पैसा नहीं जाने वाला। तो ओवरऑल
एक्सेस डिमांड डिक्रीज, क्योंकि यहां पे हुआ क्या, फिर अंततः मनी सप्लाई डिक्रीज कर गया। और यही सेम लॉजिक बैंक रेट के लिए भी है, बस फर्क क्या था कि रेपो रेट में शॉर्ट था, बैंक रेट लॉन्ग था। बाकी वही चीज है कि वही बैंक उनको 1000 रुपए दे रहे लॉन्ग पीरियड के लिए और रेट बढ़ा दी 20% कर दिया, तो वही सेम चीज बैंक डिमोटिवेट हुआ तो वो क्यों आगे लोन देगा। तो इन दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन सेम है कि गवर्नमेंट अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दे या रेपो रेट को इंक्रीज कर दे, दोनों ही केस में कॉमर्शियल बैंक फिर आरबीआई से पैसा नहीं मांगेगा, और जब नहीं मांगेगा तो पब्लिक को दे नहीं पाएगा, जब नहीं देगा तो लोगों तक पैसा पहुंचेगा नहीं, जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो एक्सेस डिमांड अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। तो अब एग्जाम में भी सवाल आता है कि हाउ रेपो रेट रिड्यूस एक्सेस डिमांड, तो मैं क्या बोलना पड़ेगा, सिंपली आरबीआई को रेपो रेट बढ़ा देना है, जिसका चेन इफेक्ट क्या बन रहा है कि इसके बढ़ने से ये हो रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो बैंक आरबीआई से लोन नहीं मांगेंगे और जब नहीं मांगेंगे तो पैसा आगे नहीं जा पाएगा। और वही सेम बात बैंक रेट के लिए भी है, बस मीनिंग याद रखना, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट मांगता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड, उसको बोलते हैं बैंक रेट फॉर लॉन्ग पीरियड। एंड इसका चेन इफेक्ट मैंने यहां लिख दिया। ये दो चीजें था। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट था रिवर्स रेपो रेट, तो इसमें क्या नया आ गया, रिवर्स रेपो रेट। पहले मीनिंग समझते हैं और ध्यान देना है, हम एक एक टॉपिक पे इसलिए काम कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम में आ जाता है बहुत बार, तो इस बहुत ध्यान देना है। वही सेम चीज है, आरबीआई, बैंक एंड पब्लिक। अब इस बार क्या होगा ना कि जो रिवर्स का मतलब है, रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई इनको लोन दे रहा था, इनको, और ये इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब रिवर्स है तो रिवर्स हो भी जाएगा। इस बार ऐसा ध्यान देना है, इस बार बैंक इनको लोन देगा, किसको, आरबीआई को, और आरबीआई उस पे इंटरेस्ट पे करेगा। अब कुछ बच्चों दिमाग में आ रहा होगा कि आरबीआई के इतने बुरे दिन कैसे आ गए, वो बैंक से लोन मांगेगा। ऐसा होता नहीं है कि आरबीआई से लोन मांगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बैंक की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो बहुत बार आरबीआई अपने पास रख लेता है जस्ट टू सेफगार्ड बैंक इन द अनसर्टेनिटीज। तो बैंक अपना पैसा इनको दे देते हैं बहुत बार, खुद की इच्छा से भी या आरबीआई के मांगने पे, जो भी हो सकता है। तो अब ऑब्वियस बात, ये फ्री में देंगे अपना पैसा इनको, जब ये अपना पैसा यहां देंगे तो आरबीआई जिम्मेदारी है कि वो उस लोन अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट पे करें। किसको पे करें, बैंक को। जो आरबीआई पे करेगा उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक, सेम एग्जांपल, अगर ये 1000 रुपए ले रहा है बैंक से आरबीआई ले रहा है, उस पे इमेजिन करते हैं कि आरबीआई पे कर रहा है 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब बैंक अपना पैसा 1000 रुपया आरबीआई को देके 10% इंटरेस्ट पा रहा है, और अगर वही बैंक अपना 1000 इनको दिया होता तो मान लेते हैं उनसे उनको इंटरेस्ट मिल जाता 4%। तो जाहिर सी बात है आरबीआई उस 1000 को बैंक से ले रहा है और दे रहा है 10%। ठीक है, यहां भी 10 कर लेते हैं, 10 या हाँ 10% कर लेते हैं। और वही 1000 अगर पब्लिक को देगा तो उनसे मिलेगा 10%। लेकिन कहां सेफ्टी है, कहां सिक्योरिटी पैसे का, कहां पैसा नहीं डूबेगा, इधर। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया, पैसा यहां दिया। अब क्या हो, अगर मान लेते हैं आरबीआई चाहता है कि बैंक अपना और पैसा, सिर्फ 1000 नहीं और पैसा, मतलब मान लेते हैं कि बैंक के पास बहुत पैसा था, उसके बाद 5000 रुपए था, 5000 नहीं 2000 था, तो बैंक ने क्या किया, 1000 यहां दे दिया, 1000 आगे दे दिया। तो बैंक इस तरीके से दिमाग लगा रहा है कि चलो ठीक है, अपना 1000 देते हैं आरबीआई को, 1000 देते पब्लिक को, और दोनों जगह से सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन आरबीआई चाहता है कि भाई ये 1000 आगे जा रहा है वो भी ना जाए, वो 1000 भी आरबीआई के पास आ जाए, मतलब आरबीआई के पास टोटल 2000 रुपए आ जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि बैंक अपना पूरा 2000 आरबीआई क्यों देगा, वो तो उसका चॉइस है ना। तो आरबीआई से क्या करे, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, भाई अपना पैसा मुझे बुला दीजिए, आगे मत दीजिए, क्योंकि अगर आगे चला जाएगा तो नो डाउट जो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा,
और वही आरबीआई नहीं चाहता है। आरबीआई चाहता है कि भाई मनी सप्लाई ना बढ़ने पाए, इसको डिक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे? इस रेट को अगर 10 के बजाय आरबीआई 18% कर दे या जो भी कर दे, मैंने बढ़ा कर किया, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो बैंक है उनको ये दिख जाएगा कि भाई यार यहाँ तो फायदा है, आगे देंगे 10%, यहाँ दे 18% मिल रहा है, तो क्यों ना अपना पूरा पैसा इधर ही रख दे, सेफ भी रहेगा, ज्यादा कमाई भी होगा। तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ ज्यादा रेट बढ़ा देने से, मतलब रिवर्स रेपो रेट इसको इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो बैंक का पूरा पैसा है वो कहां आ गया, आरबीआई के पास। इससे हुआ ये कि जो कमर्शियल बैंक है उसने अपना पूरा जो लैंडिंग है, लैंडिंग मतलब पैसा देना, कहां दे दिया, टुवर्ड्स आरबीआई, पूरा दे दिया, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो पब्लिक है उनके पास पैसा गया ही नहीं, क्योंकि वो पूरा 1000 वहां नहीं जाके यहां आ गया, पूरा चला गया। तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो कंट्री में मनी सप्लाई है वो घट गया, और जब घटेगा तो एक्सेस डिमांड अपने आप सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना कुछ इनका कनेक्टेड है। रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई इस्तेमाल कर सकता है मनी सप्लाई घटाने के लिए। रेपो रेट भी था, बैंक रेट भी था, रिवर्स रेपो रेट भी उनमें से एक है, लेकिन सबका मीनिंग अलग है। रिवर्स रेपो रेट में क्या था, इस बार आरबीआई लोन मांग रहा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब अगर वो अधिक इंटरेस्ट पे करेगा तो अपना पूरा जो बैंक पैसा है वो यहां दे देगा, तो आगे पैसा जाएगा नहीं। और रेपो रेट बैंक रेट में उसका अपोजिट बात था, बट सब में ध्यान देना कि हो क्या रहा है, किसमें इंक्रीज क्यों किया जा रहा है, किसमें डिक्रीज, भाई डिक्रीज आया नहीं, आएगा वो भी, तो ये ध्यान देना है। ये तो क्या रिवर्स रेपो रेट। इंडिविजुअली इसलिए बता रहे हैं बिकॉज एग्जाम में अलग अलग ही आता है और हमें एक एक अप्रोच के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे एक और आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को आरबीआई मार्केट में सेल या परचेज करता है। अब दिमाग लगाते हैं, जब भी आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को बेचेगा, नॉट अपने सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को अगर आरबीआई बेचेगा तो जाहिर सी बात है बेचने में क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर आरबीआई ने क्या किया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको सेल किया, तो सेल में क्या होगा, सिक्योरिटीज चला जाएगा पब्लिक के पास, और इनके थ्रू जो पब्लिक है उनके थ्रू क्या आएगा आरबीआई के पास, मनी आएगा, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास सिक्योरिटीज है, तो इन्होंने सिक्योरिटीज इनको बेचा और पब्लिक ने उसके बदले पे कर दिया। पे करने से क्या हुआ, जो इनके पास मनी सप्लाई था वो डिक्रीज हो गया। तो मतलब जब जब आरबीआई अगर चाहता है एक्सेस डिमांड को कम करना, लोगों तक पैसा ज्यादा ना रहे, तो बेहतर क्या है, सिक्योरिटी सेल को बढ़ा दे। सेल को बढ़ाने से क्या होता है कि जितना अधिक सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा उतना ज्यादा पैसा पब्लिक का आरबीआई के पास आ जाएगा। और ये आरबीआई डायरेक्टली नहीं करता, इसमें बीच में बैंक का हेल्प लेता है, क्योंकि आरबीआई कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता पब्लिक से। बट ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को यहां प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट के, और वो यहां से पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई घट जाएगा। परचेज नहीं करेगा, मतलब आरबीआई उन्हीं सिक्योरिटी जो कि पब्लिक के पास पहले से रखा है उनको वापस नहीं परचेज करेगा। अगर परचेज किया तो इस बार पेमेंट आरबीआई करना पड़ जाएगा ना, और जितना पेमेंट आरबीआई करेगा परचेज के टाइम पे तो उतना पैसा और लोगों तक पहुंच जाएगा, जो कि आरबीआई चाहता नहीं ऐसा हो, क्योंकि एक्सेस डिमांड में मोटिव क्या है, मनी सप्लाई डिक्रीज करना है। तो आरबीआई चाहेगा कि लोगों तक पैसा ना पहुंचे, तो इसीलिए वो सेल को बढ़ाएगा और परचेज को डिक्रीज करेगा। इस चीज को ध्यान देना है। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, एक नया पॉइंट आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा नया टॉपिक है। ये हालांकि कुछ किताबों में हो सकता है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट यहां लिख दिया होगा क्वालिटेटिव में, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको यहां ही पढ़ सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स ही आएंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट इसका पहले मतलब क्या है, इसमें ये होता है ना कि मान लेते हैं एक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक कोई भी, और पब्लिक है। पब्लिक ने बैंक से लोन मांगा, ठीक है, करीब करीब 10 लाख रुपीस का, और उसके बदले पब्लिक ने बैंक को एक सिक्योरिटी दिया जिसको कोलेटरल कह सकते हैं। कितने का दिया कोलेटरल, 10 लाख का। अब होता क्या है ना कि 10 लाख के सिक्योरिटी पे
बैंक 10 लाख रुपए लोन दे देगा, ऐसा नहीं होता। ये कॉमन सेंस है भाई कि 10 लाख का सिक्योरिटी 10 लाख का दे देंगे और कल को सिक्योरिटी का कीमत फ्लक्चुएट करके 9 लाख रह गया और कल को पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपया पब्लिक और वो बैंक उस सिक्योरिटी बेच के पैसा वसूलने गया, अपना पैसा रिकवर करने गया, तो उनको मिला 9 लाख, तो 1 लाख घटा हो जाएगा ना। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है ना कि बैंक उस सिक्योरिटी के अमाउंट से कुछ अमाउंट घटा के लोन देता है। मतलब 10 लाख लोन अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट है तो बैंक क्या करेगा 7 लाख 6 लाख 8 लाख 9 लाख 9.5 लाख इसी के आसपास देगा, 10 लाख पूरा नहीं देगा। अब मैंने इतना नाम बोल दिया 8 लाख 6 लाख 7 लाख 9.5 लाख जो भी, कौन सा फिक्स रहेगा, कितना कम करके देगा, ये कौन डिसाइड करेगा? बैंक करेगा क्या डिसाइड? नहीं, ये डिसाइड आरबीआई करता है कि हर 10 लाख के सिक्योरिटी अमाउंट के ऊपर बैंक कितना रुपए कम करके इनको पब्लिक को लोन देगा, उसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब कितने का मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना है लोन देने से पहले, वो आरबीआई डिसाइड करता है। अगर आरबीआई ने कह दिया है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट आप रखिए 20% का, तो मतलब 10 लाख का 20% 2 लाख हुआ, तो बैंक को 2 लाख अपने पास रख के 8 लाख ही देना पड़ेगा पब्लिक को। मतलब लोगों के पास कितना पैसा पहुंचा? सिर्फ 8 लाख मनी सप्लाई, ठीक, इतना पहुंचा। अब इसी एग्जांपल में एक बात पूछते हैं, मान लेते हैं कि आरबीआई चाहता है कि लोगों तक वो 8 लाख भी ना जाए और पैसा कम जाए, बिकॉज एक्सेस डिमांड में क्या था, लोगों के पास ज्यादा पैसा था ना, और आरबीआई चाहता है उनके पास पैसा ज्यादा ना पहुंचे। तो अब ऐसा क्या करे आरबीआई कि इस 8 लाख को उन तक ना पहुंचने दे, उससे और कम पहुंचे। तो सिंपल सी बात है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, जो 20% है उसको कर दें 60%। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब बैंक को मजबूरन उस 10 लाख के सिक्योरिटी पे 60% अपने पास रखना होगा, और जो बच गया 40% दैट इज 4 लाख की बैंक इनको लोन देगा उस 10 लाख की सिक्योरिटी पे। तो कहां इसके पहले 8 लाख उनके पास जा रहा था, अब कितना जा रहा है? सिर्फ 4 लाख। तो पैसा कम गया, तो जब पैसा कम जाएगा तो मनी सप्लाई घटा, तो जब मनी सप्लाई घटेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया गया, 20 से 60% किया गया, तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? लोगों तक पैसा कम जा रहा है बैंक के थ्रू। तो ये भी एक तरीका है मार्केट में मनी सप्लाई घटाने का। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग बस पता होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है और जो लोन अमाउंट है, जो उनके बीच का गैप है 10 लाख और 4 लाख, गैप कितने का? 6 लाख गैप है, उस 6 लाख को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि परसेंटेज में होता है। ये परसेंटेज 20 से 60 और 20 से 10 भी हो सकता है, इट डिपेंड कंट्री में कैसा कंडीशन है। अगर एक्सेस डिमांड है तो हम रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे ताकि मनी सप्लाई घट जाए। अगर डेफिसिट डिमांड रहा होता तो उसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देंगे, जो 10% है उसको 5% कर देंगे या 10% कर देंगे, उससे क्या होगा? लोगों तक पैसा ज्यादा पहुंचेगा। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा फोकस किसी एक पे करना है, दूसरा वाला उसके ठीक अपोजिट ही है। तो एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूसरा अपने आप दिमाग चल सकता है, तो दोनों मिक्सअप नहीं करना, कंफ्यूजन हो जाएगा, एक पे काम करना है सिर्फ। ये हो गया एक और पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? एक बात और भी था, जिनको ये लग रहा है सर बहुत ज्यादा डिटेल में चले जा रहे हो, उतना टाइम लग जा रहा है। होता क्या है ना कि एग्जाम में चीजें आता ही आता है, बच्चे गलती कर देते हैं। इसको हम अगर बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे सर्फेस लेवल पे, बेसिक लेवल पे, तो बहुत बार क्या होता है कि वो क्लियर नहीं होता है। फिर तो चीजें जितना सिंपल रहेगा, जितना इंडिविजुअली सीख रहे हैं, तो एग्जाम में कुछ भी अगर आता है तो गलत तो नहीं करेंगे। एंड जो नीचे के पॉइंट है ये क्वालिटेटिव वाले, वो आसान होते हैं, वो तो बहुत वर्बल होता है, टाइम इसमें लगता है क्वांटिटेटिव वाले में, तो इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। सब हो गया है, बस एक रह गया है, दैट इज LRR। इसमें दो नाम है, CRR, SLR। इन दोनों को ढंग से पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे मनी बैंकिंग। फिलहाल हम क्या करते हैं? LRR जानते हैं। होता क्या है ना, इसका पहले अप्रोच देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आरबीआई है, ये बैंक है और ये पब्लिक है, फिर से वही चीज। इसमें आरबीआई एक्सटर्नली अफेक्ट करता है इन चीजों को। कैसे? पब्लिक ने बैंक को 1000 रुपीज एज अ डिपॉजिट दिया, अब बैंक के पास कितना आ गया? 1000 रुपए। अब होगा क्या ना कि जो पब्लिक है वो अपना पैसा बैंक को देता चला जाए, ठीक है, और देने के बाद जो बैंक है
उसी पैसे को किसी और पब्लिक को देगा। मान लीजिए कोई ए ने दिया, अब बैंक क्या करेगा, उसमें से किसी बी को दे देगा वही पैसा, और चलता रहता है, जिसको हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन में। जब पढ़ाएंगे क्रेडिट क्रिएशन तो आज को ढंग से बताएंगे, बस आज का समझना है। एक पब्लिक पैसा देगा डिपॉजिट में, और बैंक उसी पैसे को किसी दूसरे पब्लिक को एज अ लोन के फॉर्म में दे देगा, और ये सिलसिला चलता रहता है कि ए से मिला बी को दिया, बी से मिला सी को दिया, चलता रहता है इस तरीके से। बैंक ऐसे ही काम करता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो 1000 आया बैंक के पास उस ए से, आज बैंक उसको 1000 किसी बी को नहीं दे सकता है लोन के फॉर्म में, क्योंकि आरबीआई का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि उस 1000 का भी हमको 2 हिस्सा करना होता है। 2 क्या 3 हिस्सा कह सकते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं CRR, एक होता है SLR जो मैंने यहां लिखा था, और एक होता है लोन अमाउंट। ये होता है मोस्टली 4 to 5%, उसको 5% लिख देते हैं। ये होता है मोस्टली 20% के आसपास, हालांकि मैंने ज्यादा ही लिखा है, दोनों मिला के लगभग होता है 20-22%, और बाकी जो बच गया वो चला जाएगा लोन अमाउंट पे। इसका मतलब 1000 का 5% कितना हो गया, 50 रुपया। यहां कितना आएगा 200 रुपया, और यहां कितना आएगा 750 रुपीज। तो अगर बैंक 1000 रुपया पा रहा है तो बैंक वही पैसा किसी और को दे सकता है इस तरीके से। उसको CRR मेंटेन करना होगा जो कि रिजर्व होता है। ये सब डिटेल में बता देंगे पढ़ाएंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, यहां बस सुन लीजिए। तो ये जो रेट है ना, ये सब मेंटेन करना होता है आरबीआई कहने पे, बिना इसके लोन नहीं दिया जा सकता। अब हो ये रहा है कि वो 1000 जो आया बैंक के पास ए से, वही पैसा बैंक क्या कर रहा है 750 रुपए दे रहा है बी को। तो अल्टीमेटली बी के पास इतना रुपए पहुंच गया एज अ मनी सप्लाई। एक तो ऑलरेडी कंट्री में एक्सेस डिमांड है, और आरबीआई चाहता है कि भाई 750 भी ना पहुंचे बी के पास, और कम पहुंचे या पहुंचे ही ना। तो भाई बैंक के साथ ऐसा आरबीआई क्या करे कि इनके पास 750 से भी पैसा कम जाए, मनी सप्लाई घट जाए। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, आरबीआई इनसे बोल देगा कि जो अभी रेट अभी इतना मेंटेन कर रहे थे 5%, 20%, उसको बढ़ा दीजिए, उसको कर दीजिए 10%, इसको कर दीजिए 35%। अब इसका मतलब इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि अब बैंक को अपने पास 100 रुपए और 350 रुपए इतना रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व के फॉर्म में। और कितना रहेगा सिर्फ लोन देने के लिए, सिर्फ पैसा 550 बचा, मतलब बी के पास सिर्फ 550 रुपए ही जाएगा। तो मनी सप्लाई घटा, मनी सप्लाई। तो मतलब इन दोनों को, मतलब CRR हो या SLR हो, इन दोनों को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है 5 से 10%, 20 से 35%, दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, जो मनी सप्लाई है कंट्री में वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि जो बैंक का लोन देने का हैसियत था, पोटेंशियल जो 75% था पहले, अब कितना रह गया से 55%। तो ये घटा ना, तो घटा तो मतलब मनी सप्लाई घटेगा। तो ये, और एक बात और भी है, इन दोनों को हम कंबाइंड कहते हैं LRR। तो अल्टीमेटली LRR भी अगर डिक्रीज करे, LRR को इंक्रीज करे, तो भी कंट्री में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, घटेगा। ये इसका पूरा चेन इफेक्ट था। मैंने डिटेल में नहीं बताया इससे क्या होता है, बिकॉज इतना समय नहीं है। हाँ, तभी सुन लेते हैं। SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वो रिजर्व, वो रेशियो, वो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक अपने पास रखता है कैश के फॉर्म में। ये जो 200 रुपए है ना, ये बैंक अपने पास रखे कैश फॉर्म में, ताकि कोई अगर पैसा वापस निकालने आए, वो ए वापस पैसा मांगने आए तो बैंक दे सके, उसके पास पैसा रहे। तो ये इसलिए रहता है। ये 5% बैंक इसलिए रखता है अपने पास CRR के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो फॉर्म में, क्योंकि अगर कल को बैंक के साथ कोई दिक्कत होता है पैसे को लेके, तो आरबीआई कहता है कि आप कुछ पैसा मेरे नाम पे अपने पास रखे रहो। 5% होता है लमसम। तो उससे होगा ये कल कोई दिक्कत होता है तो वो पैसा उस टाइम पे इस्तेमाल में लेने का काम आ जाता है। इतने तो हमारे हो गए। ये किसका था हमारा पूरा कंप्लीट हमारा था क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब जो बाकी नीचे के 4 है ना, जिसमें कि मनी सप्लाई घटेगा, ये तो फैक्ट है, घटेगा क्या, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सिर्फ। मतलब अगर कहीं डायरेक्शन किसी जगह पे ज्यादा मनी सप्लाई है, मान लीजिए प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, टर्सरी में कम है, तो जहां कम है वहां तक पहुंच सके तो वो जो डायरेक्शन तरीका होता है वो इसमें आता है। इन सब में अमाउंट बदल रहा था, घट बढ़ रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन बदलता है।
किस तरीके से? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सॉल्यूशन एंड डायरेक्ट एक्शन। जिस चैप्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, अगर आरबीआई को लगता है किसी एक सेक्टर में दिक्कत चल रहा है मनी सप्लाई का, यहां पे एक्सेस डिमांड है, यहां मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, यहां पे है ही नहीं, मतलब यहां पे मनी सप्लाई कम है, यहां मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई चाहता है कि भाई कुछ पैसा यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो कैसे होगा? तो ये 4 तरीके हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? शुरू करते लास्ट से। डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई उनको, पर डायरेक्ट नहीं, शुरुआत इससे करते हैं, सेकंड लास्ट से। क्या नाम लिखा हुआ है? मोरल सॉल्यूशन। आरबीआई सारे बैंकों को ये समझाएगा, मोरली उनको एथिकली समझाना, प्यार से, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं। वो उनको कहेगा भाई देखिए कंट्री में एक्सेस डिमांड है, तो आप कोशिश करिए यहां पे मत दीजिए पैसा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसा अधिक है। आप अपने लोन को यहां डाइवर्ट करिए जहां पैसा नहीं है, ताकि बैलेंस बन सके। मतलब इनको लोन देना बंद करिए, बाकी जगह दीजिए। तो ये समझाएगा। अब वो किस तरीके से कौन से बैंक को इंप्लीमेंट करता है वो उनके ऊपर छोड़ देगा। बाकी ये तरीका होता है मोरल सॉल्यूशन, जहां आप उनको एथिकली बताया भाई देखिए कंट्री में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है तो मतलब यहां अधिक पैसा है, आप कोशिश करिए यहां से पैसा निकालिए और यहां मूव कर दीजिए, तो इससे बैलेंस बनेगा। हो सकता है बहुत बार कॉमर्शियल बैंक नहीं मानते इस बात को कि भाई नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तब वहां पे आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लगा देगा, मतलब उनको फिर स्ट्रिक्टली करेगा। ये वैसे ही कुछ है कि एक बच्चा बात नहीं मानता है तो पेरेंट्स पहले समझाते हैं प्यार से, जब वो नहीं मानेगा तो पेरेंट्स बाद में उसको फिर मार के डांट के समझाते हैं, स्ट्रिक्टली समझाते हैं। तो ये जो सेकंड केस है ये तब आता है जब कोई बैंक आरबीआई के इंसिस्ट को नहीं मानता, उनके रिक्वेस्ट को नहीं मानता। दोनों में हो एक ही चीज रहा है कि वो इंसिस्ट कर रहा है आरबीआई की भाई मेरी बात को मान के ये चीजें से मैनिपुलेट कराइए, डायरेक्शन चेंज करिए मनी सप्लाई का, ताकि बैलेंस बने। यहां मान गया तो ठीक, नहीं माना तो डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब बहुत बार होता है कि कौन सा बैंक कहते हैं कि भाई हम कैसे आपकी बात को मान लें, अगर आपकी बात मानेंगे तो घाटा मेरा हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर आरबीआई कहता है कि ठीक है आप लोन दीजिए, उसको राशनिंग कर दीजिए। राशनिंग मतलब होता है कि एक सीलिंग कर दीजिए। सीलिंग मतलब क्या होता है? फिक्सेशन करना, मतलब इसको लिमिट कर दीजिए, मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रखिए कि भाई ठीक है यहां हम देंगे सिर्फ लोन अब 10%, लोन देंगे 10% देंगे, यहां देंगे लोन हम 50%, यहां लोन देंगे 40%। तो आप एक रेट फिक्स कर दीजिए कहां पे कितना लोन दिया जाए, कहां पे उससे अधिक मत दीजिएगा, या आरबीआई खुद कह देगा कि आपको इस सेक्टर में इससे अधिक लोन नहीं देना है आपका देने का मन भी हो मत दीजिएगा, अदरवाइज आपका एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो है तरीका, ये सीलिंग हो गया, और इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हैं, कि मतलब लोन देना तो है दीजिए, बट वो भी सेलेक्टिव तरीके से दीजिए, कहां देना है कहां नहीं देना है, कहां अभी जरूरत है कहां जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे एक्सेस डिमांड वहां मत दीजिए, जहां एक्सेस डिमांड नहीं है वहां दीजिए। तो ये जो तरीका है बैलेंसिंग करने का, ये एक्चुअल में मनी सप्लाई को बेसिकली रेगुलेट करने में काम आता है। हम लोग ने आज जो पढ़ा नहीं एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड जितना बताएं इसका रिवर्स करने में क्या बन जाएगा? डेफिसिट डिमांड। तो ये तो एक बेसिक हमारा टॉपिक था इस एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का लास्ट हेडिंग। यही सेम चीज डिट्टो, ये पूरा सेम चीज आएगा मनी बैंकिंग के लास्ट हेडिंग, जिसमें आरबीआई के फंक्शंस पढ़ाएंगे हम लोग। जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे आरबीआई के फंक्शंस अंडर मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, तो वहां पे आरबीआई के 5-6 फंक्शंस हैं। उन सब फंक्शन में से एक फंक्शन होता है कि जो आरबीआई ना वो कंट्री में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। अब जब रेगुलेट करता है तो रेगुलेट कैसे करता है? या तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। हमने यहाँ जितने भी प्रोसेस पढ़े आरबीआई के फंक्शंस को, उसमें हमने ये पाया कि इन सब में आरबीआई क्या कर रहा था? कंट्री में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। अगर इंक्रीज करने की कोशिश किया होता तो इन सबको रिवर्स कर देंगे। तो ये जितने पॉइंट हैं ये हमारे आरबीआई के फंक्शंस हैं जो कि मनी सप्लाई को डिक्रीज या इंक्रीज करने में सपोर्ट करता है। एक छोटी सी बात और, कंट्री में जो बैंक है वो बेसिकली क्रेडिट मतलब उधार को क्रिएट करता है, क्रिएट मतलब उधार को देता है, और जो आरबीआई है
उसी क्रेडिट को कंट्रोल करता है या फिर उसको मैनेज करता है, ठीक है। और कैसे मैनेज करता है, वही जितना तरीका पूरा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, जिसमें भी उन्होंने पढ़े इंट्रोडक्शन। यहाँ पे होगा क्या, इस क्रिएशन को जो कि बैंक कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक कर रहा है, उस क्रिएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, या तो उस क्रिएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आरबीआई खुद भी ये चाहता है कि देश में जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन, उस क्रेडिट क्रिएशन को आरबीआई खुद चाहता है कि वो बढ़े। ध्यान सुनिएगा, मनी सप्लाई अगर आरबीआई बढ़ा रहा है तो मतलब है कि वो आरबीआई खुद क्रेडिट क्रिएशन को प्रमोट कर रहा है, मतलब वो बैंक के साथ खड़ा है। लेकिन अगर डिक्रीज कर रहा है आरबीआई तो मतलब कि आरबीआई खुद चाहता है क्रेडिट क्रिएशन ना हो, मतलब वो बैंक के अपोजिट जा रहा है। तो अब यहां पे समझने की बात इतनी सी है कि अगर हम कोई सवाल आ जाता है कि आरबीआई ऐसा क्या करे कि वो क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज करे, मतलब आरबीआई का ऐसा कौन सा वो तरीका हम लिख सकते हैं जिसके बिहाफ पे कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, जो उधार कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, कैसे करता है वो पूरा पढ़ेंगे मनी बैंकिंग चैप्टर में, यहां से बेसिक ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाने की बात है, ये तभी हो पाएगा जब अल्टीमेटली आरबीआई कंट्री में मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा पैसा अधिक मार्केट में टहलेगा, सर्कुलेट होगा, उतना ज्यादा क्रिएशन बढ़ेगा, और जितना कम होगा उतना कम होगा। तो अब एक बात और पूछते हैं, ये जो मनी सप्लाई के बढ़ने की बात हम कह रहे हैं कब होता है, थोड़ा जोर दीजिए दिमाग पे। मनी सप्लाई को अगर बढ़ाने की बात यहाँ पे आरबीआई खुद कर रहा है तो ये कब करेगा, ये करेगा फॉर जब देश में डेफिसिट डिमांड है, मतलब देश में अगर डेफिसिट डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है तभी आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने का सोचेगा और क्रेडिट क्रिएशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। और अगर किसी देश में एक्सेस डिमांड है, क्या है, एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉमन सेंस है, आरबीआई चाहेगा कि भाई मनी सप्लाई ना होने पाए, वो उसको डिक्रीज कराएगा, और डिक्रीज कराने से मतलब क्या होता है कि वो क्रेडिट क्रिएशन को नहीं होने देगा। तो ये इतनी बात याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में जब सवाल सब आता है तो गलती ना होने पाए। हम चाहेंगे कि इस पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देखा जाए, उन बच्चों को हम ये बात कह रहे हैं जो नहीं जानते इस चीजों को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बताने में तो सिंपल लगता है, सुनने में सिंपल लगता है, जब दोबारा खुद से लिखना होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो एक बार कॉपी में लिख के पढ़ा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग ने आज ढंग से इस पूरे चैप्टर के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किए हैं जितना एग्जाम में आने की संभावना है। अब नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो वहां पे फॉर्मूला बताने के साथ साथ इसका न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल और गवर्नमेंट बजट भी पढ़ाने के बाद उसके न्यूमेरिकल, इसको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे आज में ही हम मनी बैंकिंग भी कवर कर दें, क्योंकि मनी बैंकिंग में जितना पढ़ाने चीजें यही सब कुछ वहां पे है तो उसमें मेरा एफर्ट कम लगेगा। ये पूरा टॉपिक तो वहां पे रिपीट करेगा, तो हम ये पूरा टॉपिक वहां दोबारा नहीं बताएंगे, हम चाहेंगे बच्चे यहां से देख लें और वहां पे उसके अलावा इसके अलावा जो पढ़ना है वो बताएंगे हम। तो वो टॉपिक थोड़ा लिमिटेड रहेगा, चैप्टर सिंपल भी है। तो इतने में आज को विराम करते हैं। इन दोनों पार्ट मतलब कल का लेक्चर जो वीडियो सेकंड था और जो अभी का है वीडियो थर्ड, दोनों को जोड़ के पढ़ना है। पहले वीडियो 2 पढ़ लीजिएगा जिसमें मैंने पूरी बातें बताया था। वीडियो 3 ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बनाया कि इसमें कोई गलती ना होने पाए, बिकॉज इसका लिंक मनी बैंकिंग से भी है। तो जाहिर सी बात है इस एग्जाम इसमें इस टॉपिक का एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो गलती ना होने पाए, दोनों को ढंग से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो उसमें यहां पर रोकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।